हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, ये सेक्शन ए का पार्ट सेकंड है जिसके अंदर मैं 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन खत्म करूंगा और इस पार्ट के अंदर इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन था हमारा, हु इज काउंसलेटर। काउंसलर कौन है भाई? हु इज काउंसलर, ठीक है। तो काउंसलर कौन है? तो बोला गया काउंसलर इज नेचुरल थर्ड पार्टी। क्या होता है? नेचुरल थर्ड पार्टी है। नेचुरल थर्ड पार्टी मतलब, अरे भैया नेचुरल मतलब एक व्यक्ति और पर्सन है, ठीक है, कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। अपॉइंटेड टू असिस्ट डिस्प्यूटिंग पार्टीज इन रीचिंग एन एम्बिकेबल सेटलमेंट। मतलब कि जो काउंसलर होता है ना, अपॉइंट करा जाता है किसके द्वारा? डिस्प्यूटिंग पार्टीज के द्वारा। डिस्प्यूटिंग पार्टी का मतलब हुआ, डिस्प्यूटिंग पार्टी का मतलब होगा जो पार्टी होती है, दो पार्टी आपस में लड़ रहे, वो दोनों ही मिलकर अपॉइंट करते हैं काउंसलर को, ठीक है। किसके लिए? रीचिंग एन एम्बिकेबल सेटलमेंट, कि उनके बीच का एक सेटलमेंट हो सके। अनलाइक एन आर्बिट्रेटर, मतलब वो एक आर्बिट्रेटर की तरह होता है। अ काउंसलर does not render a binding decision but facilitates communication and propose solution। वो क्या करता है? उसके जो डिसीजंस होते हैं उससे वो बाउंडिंग तो नहीं होता, पर उसके जो कम्युनिकेशन और पर्पस होता है वो सॉल्यूशन के लिए होता है कि भाई ये सॉल्यूशन आप कर सकते हो। अंडर द पार्ट 3 सेक्शन 61 और 81 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996, काउंसलेशन इज वॉलेंट्री, इनफॉर्मल एंड कॉन्फिडेंटल होता है। मतलब ये एक वॉलेंट्री इनफॉर्मल होता है एंड ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल होगा, ठीक है। बोला गया द काउंसलर हेल्प आइडेंटिफाई इशूज। वो हेल्प करता है किसकी? इशू को आइडेंटिफाई करने का। इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड सजेस्ट पॉसिबल सेटलमेंट। वो सजेस्ट करता है एक पॉसिबल सेटलमेंट टर्म्स कि भाई इस टर्म्स पे आप सेटलमेंट कर सकते हो। इफ अ सेटलमेंट इज रीच्ड, अगर सेटलमेंट रीच हो गया, इट इज रिकवर इन राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज। ये क्या करा जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है राइटिंग के अंदर एंड साइन किया जाता है पार्टी के द्वारा। कहता है एक्वायरिंग द स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल अंडर द सेक्शन 74। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये फोर्सेबल क्या होता है? सेक्शन 74 के द्वारा, ठीक है। काउंसलेशन क्या करता है? काउंसलर क्या करता है? प्रिजर्व रिलेशनशिप एंड अवॉइड एडवाइजरल प्रोसीडिंग। अवॉइड करता है एक एडवाइजरल प्रोसीडर को, ठीक है, वो होता है काउंसलर, ठीक है। व्हाट आर द नेसेसरी रिक्वेस्ट्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। कहते हैं नेसेसरी रिक्वायर्ड्स क्या होते हैं एक अपॉइंट करने के लिए आर्बिट्रेटर का। तो उसके लिए क्या बोला गया? इसके कुछ कितने पॉइंट लिखे भाई? 12 पॉइंट लिखे क्या मैंने? नहीं 12 नहीं, 1 2 3 4 पॉइंट लिख रखे हैं, पढ़ते हैं। कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज गवर्न्ड बाय द सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। इसको कैसे याद करें भाई कि सेक्शन 11 में सीधी सी बात है, जब दो व्यक्ति के बीच में समझौते की बात आएगी तब आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। दो व्यक्ति, एक और एक, 2, 1+1, इसलिए सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेटर काउंसलेशन एक्ट 1996 के अंदर इसको बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? ये वहां से गवर्न किया गया था। दिस रिक्वेस्ट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड्स है इसके अंदर? पहला, म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। सीधी सी बात है भाई, तीसरा बंदा तभी इन्वॉल्व होता है जब दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो। एंड ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, क्या होना चाहिए? एक ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए, टिपिकली 1 और या 3, मतलब या तो एक हो या क्या वो 3 हो। क्यों? या तो एक हो तो वो पर्टिकुलर एक के साइड बोलेगा, दूसरा कोई, 3 इसलिए होना चाहिए क्योंकि मान लो अगर दो रखा, एक ने बोला नहीं ये जो कह रहा है ये कर लो, दूसरे ने बोला ये करो, तो बात तो वहीं रह जाएगी। तो इसलिए 3 होने चाहिए कि 3 में से 2 व्यक्ति जब एक साइड होगा तो उसके डिसीजन को माना जाएगा, इसलिए 3 रखा जाता है ना, टिपिकली 1 या 3। मैं क्या बोल गया? ऑड नंबर। एंड
तीसरा पॉइंट क्या बोला गया, अपॉइंटमेंट विद इन 30 days बाय द पार्टीज, अदरवाइज कोर्ट इन्विटेशन इज अलाउड। क्या कहता है, कोर्ट इंटरवेंशन इज अलाउड, कोर्ट क्या कर देगा, इंटरवेंशन अलाउड कर देगा। द आर्बिट्रेटर मस्ट बी इम्पार्टियल एंड इंडिपेंडेंस, क्या होता है, इम्पार्शियल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के पार्सली डिसीजन ना दे वो। एज अ मेडिटरी बाय सेक्शन 12, ये कौन मेडिटरी करता है, सेक्शन 12 इस चीज को मेडिटरी करता है। एंड एडवाइज एनी सर्कमस्टांसेस दैट मे रेज doubt about their naturality. The 5th and 7th schedule of the act outline criteria affecting eligibility. Parties may also prescribe specific qualifications such as a legal or technical expertise as per their agreement. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, उसको डिफाइन करो। तो बोला गया, अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन who in a law represent the state of decreasing individual in a legal proceeding as per section 2(1), section 2(11), section 2 subsection 11 of the Civil Proceeding Code 1908. Legal representative include higher executor, administrator या any person who intended with decisions. State the arbitration, a legal representative may continue or intention arbitration proceeding in a place of decreased party, डिसीजिड पार्टी, जो पार्टी डिसीजिड होता है वो इस चीज को क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग कर सकता है। द प्रेजेंस ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर दैट द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द डिसीजिड और प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड, डिसीजिड कर सकता है और प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड, preventing abatement of proceeding and safeguarding justice and community in civil and arbitrational matter। मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। कहता है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या किसके अंदर आ गया, तो बोला कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में सिविल प्रोसीडिंग कोड 1908 के अंदर इसको डिफाइन किया गया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और डिसीजन करता है, इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, डिसाइडेड करता है क्या, इलीगल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो क्या करता है, कहता है एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड करता है हेयरिंग, हेयर के अंदर इंक्लूड होता है, एग्जीक्यूट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव करता है, पर्सन इंटेंडेड विद द डिसीजड स्टेट इन द arbitration, a legal representative may continue intention arbitration proceeding in the place of decreased party। कहता है जो डिसीजड पार्टी होता है उसको प्रोसीडिंग करता है, ठीक है, और कंटिन्यू या सिविल, और इसको क्या बोलते हैं, सेफ गार्डिंग जस्टिस और कम्युनिटी इन सिविल एंड आर्बिट्रेशनल मैटर्स। ये आर्बिट्रेशनल मैटर के प्रोसीडिंग के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ एडीआर सिस्टम। एडीआर को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये सिस्टम क्या है, तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो फास्टली वे में जुडिशियल डिसीजन लेता है, फास्टली वे में रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को, ठीक है, जल्दी से जल्दी, जिससे क्या हो, और ये क्या करता है, बर्डन कम करता है कोर्ट का, है ना, कोर्ट के बियॉन्ड बाहर जाकर ये क्या करता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है विथ एग्रीड बोथ पार्टीज, ठीक है, विथ रिटर्न एग्रीमेंट्स, है ना, विथ अवार्ड समथिंग, है ना, फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखते हैं, द नेचर ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व, अ सिस्टम इज वॉलेंट्री इन्फॉर्मर participating and party center. ADR aim to resolve dispute outside traditional court litigation through the method like arbitration, mediation, ठीक है, या काउंसिलेशन या नेगोशिएशन एंड लोक अदालत। क्या बोला गया, तीन कैटेगरी से हम क्या कर रहे हैं, ये एडीआर सिस्टम से रिजॉल्व कर रहा है, डिस्प्यूट कर रहा है, पहला आर्बिट्रेशन से, मेडिटेशन से, काउंसिलेशन से, या नेगोशिएशन से, या लोक अदालत से। लोक अदालत तो बहुत सुना होगा, लोक अदालत से, ठीक है, लोक अदालत आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत, कि लोक अदालत, तो लोक अदालत से ये चीज़ों को करता है। इट इज़ अ इमेजिंग कॉर्पोरेशन अवर कॉन्फ्रेटेशन
एम टू द सेव टाइम, क्या करता है, सेव टाइम करता है, रिड्यूस कॉस्ट एंड मेंटेन कॉन्फिडेंसली, एडीआर प्रोसीडिंग आर द लेस टेक्निकल, प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कहता है बहुत कम इसका टेक्निकल होता है और ये बहुत प्रमोटेड होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अलाउइंग पार्टी टू डिसाइड प्रोसीडिंग अंडर द चूज नेचुरल थर्ड पार्टी। वो क्या करता है, पार्टी चुन सकता है एक नेचुरल थर्ड पार्टी को, मतलब एक पर्सन को, नोट अ बॉडी को, ठीक है। एडीआर प्रिजर्व रिलेशनशिप स्पेसिफिकली इन द फैमिली एंड कॉमर्शियल डिस्प्यूट, एडीआर जो प्रिजर्व किया जाता है ज़्यादातर रिलेशनशिप में किया जाता है, फैमिली और कॉमर्शियल डिस्प्यूट में होता है। इट इज अ नेचर इज बोथ proactive and remedial allegiance with the principle of access to justice and increasingly promoted by the court and legislation in India, जो कि इंडिया लेजिस्लेशन के अंदर है। अगला क्वेश्चन, हु इज इंटर्ड ऑफ फॉर लीगल सर्विस, फॉर इंटर्ड ऑफ फॉर लीगल सर्विस, कौन होता है जो लीगल सर्विस में इंटर्ड होता है, कहता है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 several category of individual or entitled to free legal service. These individual member of the scheduled caste SC and SC ST, मतलब लीगल सर्विस मिल रहा है SC या ST ST, वुमेन, चाइल्ड या विक्टिम ऑफ द मास डिजास्टर, पर्सन विथ डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, इंडस्ट्रियल वर्कमैन एंड पर्सन इन कस्टडी, एडिशनल इंडिविजुअल विद द एनुअल इनकम बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट दैट इज 3 लाख इन मेनी स्टेटस। मतलब कहता है लीगल सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, क्या कराया जाता है, लीगल सर्विस के अंदर इंडिविजुअल एंट्री तो फ्री लीगल सर्विस दिया जाता है। किसको किसको दिया जाता है, तो बोला गया जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, SC ST के होते हैं, उनको किया जाता है, वुमेन को, बच्चे को, विक्टिम को जो कि मास डिजास्टर है, ठीक है, पर्सन विद द डिसेबिलिटी, वो पर्सन जो डिसेबल है, वो पर्सन जो कि मेंटल है, वो जो विक्टिम ट्रैफिक है किसके अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, वर्कमैन के अंदर, या पर्सन इन कस्टडी, जो पर्सन जो कस्टडी के अंदर है, उसको ये लीगल पर्सन अथॉरिटी एक फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है, जो कि कोर्ट का ना फ्री में वकील मिल जाता है, उसको बोला जाता है। उसको मिलता है जिसकी जो एनुअल इनकम होती है ना 3 लाख से कम होती है, ऑल्सो क्वालिफाई। द एम इज टू इंश्योर इक्वली केसेस ऑफ जस्टिस एज अ मैंडेट बाय आर्टिकल 39। ये बात कहाँ लिखी गई है, इक्वली, आर्टिकल 39A कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एड इंक्लूड एडवाइस, रिप्रेजेंटेशन एंड असिस्टेंस इन फिलिंग और डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग, वो लीगल प्रोसीडिंग मिल सकता है। मतलब हु इज इंटायर्ड फॉर लीगल सर्विस, कौन एक लीगल सर्विस ले सकता है, उसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा बताया गया कि किसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया, SC ST, वुमेन, चाइल्ड, विक्टिम जो कि मास मतलब जब बड़े लेवल पे डिजास्टर हो, पर्सन भी हो डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस हो, विक्टिम जो ट्रैफिकिंग के अंदर हो, जो इंडस्ट्रियल के अंदर हो, इंडस्ट्रियल वर्कमैन के अंदर हो, या जो पर्सन इज कस्टडी हो, या एडिशनल इंडिविजुअल विद द एनुअल इनकम, वो उनको ऐड किया गया जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर आती है। ऑल्सो क्वालिफाइड, ये सारे क्वालिफाइड होते हैं जिनको लीगल सर्विस फ्री में मिलेगा। द एम क्या होता है, इसके पीछे इनका एम क्या होता है, इंश्योर करने के लिए इक्वल एक्सेस जस्टिस मैंडेटरी बाय द आर्टिकल 39A। ये आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया भी बात करता है कि लीगल एड इंक्लूड द एडवाइस, रिप्रेजेंटेटिव एंड असिस्टेंट, फाइनल और डिफेंडिंग लीगल पर्सन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, भाई डोमेस्टिक मैंने फॉरेन आर्बिट्रेशन बताया जिसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति फॉरेन का हो, बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन का हो, ठीक है, या फॉरेन रिलेशन हो, वो फॉरेन से काम हो रहा हो, ठीक है, उसको, या फॉरेन की गवर्नमेंट हो, 3 बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल या गवर्नमेंट हो उसके अंदर फॉरेन की कंट्री का, ठीक है, तो वो फॉरेन आर्बिट्रेशन का के अंदर आता है। अब यह है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, कहते हैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है, तो बोला डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन रेफर टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट विद इन इंडिया। सीधी सी बात है, इसकी जो प्रोसीडिंग है वो कंडक्ट कहाँ किया जा रहा है, इंडिया के अंदर, इन्वॉल्विंग इंडियन पार्टीज। फॉरेन में क्या होता है, बाहर के पार्टी इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर सिर्फ इंडियन पार्टीज इन्वॉल्व है। और बाहर के पार्टी का फॉरेन वाले में क्या होता है कि एक व्यक्ति फॉरेन का होना चाहिए तभी कहलाएगा। वेयर द लीगल रिलेशनशिप, काउज ऑफ एक्शन या
confined to India jurisdiction. It is governed under the Part 1 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. The award passed in now as a domestic award and enforceable under Section 36. ये enforceable कहाँ से होता है? 36 के अंदर of the Act of Domestic Arbitration help reduce the burden on court by the foreign या private foreign या private speedily and cost effective alternative to litigation. It play as a significant role in the commercial and civil dispute with the court and refer for the flexibility and enforceability. ठीक है, मतलब भैया सीधी सी बात है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो होता है जिसके अंदर जो बंदे हो वो इंडियन हो, दोनों पार्टी इंडियन के अंदर हो, इंडिया के अंदर का लीगल डिस्प्यूट हो, डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, वो होता है। ये क्या करता है? कोर्ट के कोस्ट को कम करता है, टाइम बचाता है। ठीक है, ये इफेक्टिव भी है। ठीक है, बस यही है। डिस्प्यूट बाय द कंट्री जो होता है वो अदर होता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। बस डिफाइन जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन क्या डिफाइन करता है? तो जुरिडिक्शन वर्ड से तो माइंड में ये आता कि भाई ये मेरे एरिया में नहीं आता, ये मेरे जुरिडिक्शन से बाहर है। देखो पढ़ते हैं क्या पढ़ता है, तो पढ़ते हैं जुरिडिक्शन इज द लीगल अथॉरिटी ग्रांट टू द कोर्ट या ट्रिब्यूनल टू हेयर एंड डिसाइड अ केस। इट कैन बी क्लासीफाई इनटू वेरियस टाइप्स। अलग अलग टाइप के उसमें क्लासीफाई किया गया। पहला टेरिटरी जुरिडिक्शन बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। सीधी सी बात है, जो कहते हैं ना ये मेरे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता, तो वो उस जुरिडिक्शन को बोला जाता है कि ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात कर रहा है, जिसके अंदर बेस्ड ऑन ग्राफिकल एरिया की बात करता है। एक होता है सब्जेक्ट मैटर जुडिशियल, एक होता है सब्जेक्ट मैटर, कहता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट्स। ये नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स के ऊपर कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। मान लो कोई डोमेस्टिक मैटर हो गया, कोई फॉरेन हो गया, कोई सिविल हो गया, कोई वाइट कॉलर क्राइम है, कोई डोमेस्टिक या वायलेंस क्राइम है, तो बोलते हैं ये मेरे सब्जेक्ट मैटर का नहीं है, मेरे जुडिशन के अंदर नहीं आता है। एक होता है पनिशरी जुरिडिक्शन, कहता है बेस्ड ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व, कहता है इसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू का इन्वॉल्व होता है। एक होता है पर्सनल जुरिडिक्शन ओवर द पर्सन इनसाइड द इन्वॉल्व, कहता है एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, पर्सन। ठीक है, इन आर्बिट्रेशन जुरिडिक्शन रेफर टू द अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल और द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू adjudicate at the dispute as agree in the arbitration agreement. Court may also have jurisdiction to appoint arbitrator, review award or assist to enforcement under the specific provision of the Arbitration Act. मतलब कहता है भाई जुरिडिक्शन क्या होता है? तो बोला कि जुरिडिक्शन एक लीगल अथॉरिटी ग्रांट करती है टू अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल या हेयर या डिसीजन इन अ केस। इट कैन बी क्लासीफाई, कहता है केस के ऊपर ये क्लासीफाई कहाँ किया गया भाई? 4 आए। पहला किसकी बेस पे बोला गया? एरिया की बेस पे। दूसरा क्या बोला गया? नेचर ऑफ डिस्प्यूट की बेस पे। तीसरा क्या बोला गया? मनी की बेस पे। चौथा किसके बोला गया? कि पर्सनल बेस पे, मतलब फैमिली डिस्प्यूट वगैरह, उसके अंदर पर्सनल को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, उसके अंदर किसको इन्वॉल्व किया गया? पर्सनल को इन्वॉल्व किया गया। और बोला ठीक है, और इनके चारों के नाम क्या है? टेरिटरी, सब्जेक्ट मैटर, पिनिशरी या पर्सनल। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, आप इसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा सेक्शन बी का, तो इस चीज़ का बहुत स्पेस ध्यान रखिएगा कि आपने अगर ये वीडियो किया हुआ है ना, तो सेक्शन बी जब आप करेंगे तो बहुत सारे लीगल वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। सेक्शन ए जो होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक वर्ड की डेफिनेशन को बताता है, एक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है। जैसे आपके माइंड में सेक्शन बी में कहीं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात आएगी ना, आपका दिमाग में हिट हो जाएगा, ओ ये वो होते हैं जिसके अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, ये वो होते हैं जहाँ में दोनों इंडियन होते हैं। इसके अंदर पार्ट 1 के अंदर ये आता है, सेक्शन 30 के अंदर इसके अंदर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें दिमाग में आ जाएंगी जब आप ये वीडियो देख चुके होगे, तो इसका मेन बेनिफिट है। इसलिए पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही सेक्शन बी में जाइएगा। और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो को हटाइएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।